नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, मैं एक आप कह सकते हैं एक इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक है और एक पीएसयू कंपनी है। इस स्टॉक के ऊपर रिटेल निवेशकों का लगातार और बार बार आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट आ रही थी। पहली चीज़, 40 रुपये के आसपास का स्टॉक है तो रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पिछले कुछ समय में एक काफ़ी अच्छा रनअप अपने निवेशकों को ये दिखा चुका है, तो और भी ज़्यादा तेज़ी होगी क्या? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल स्टॉक में आ रहे थे, क्या खरीद लें, क्या बेच दें? तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाता हूं। हाँ, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो आप कह सकते हैं क्वार्टर 4 के नंबर कैसे आए, फ्यूचर को लेकर के क्या प्रोस्पेक्टस हैं, मैनेजमेंट क्या समझ रही है, और ओवरऑल मेरा जो पर्सनल प्रोस्पेक्टस है वो आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों मैं। और ये जो स्टॉक स्पेसिफिक है ये बहुत समय से मेरे रडार पे था, बट वीडियो ना बनाने के पीछे का जो मेरा पहला रीज़न था दोस्तों, वो ये था कि स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक कोई भी अच्छा हो, 52 वीक हाई के आसपास अगर आपको खरीदना है स्टॉक तो उससे पहले 100 बार सोचिए। दूसरी चीज़, स्टॉक में जो तमाम पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो तमाम आप कह सकते हैं चीज़ें प्राइस इन होनी थी वो हो चली थी, और स्टॉक को 45 के ऊपर ले जाना मुझे बहुत बहुत टफ लग रहा था। और यही कारण है, आप देखें एक जगह जहां नए हाइज बना रहा है निफ्टी, ये स्टॉक अब आप कह सकते हैं धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन 40 रुपीज़ के अपने एक कह सकते हैं आप तगड़े सपोर्ट से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में मैं, मेरी फैमिली मेंबर करेंटली इस स्टॉक को होल्ड नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लोजर है। और आप अगर अन्य किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आज नहीं तो कल दोस्तों उसके ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो पहले बने दोस्तों, तो जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके आप अपने स्टॉक का नाम बता सकते हैं, उस पर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक? तो अब बात कर लेते हैं भाई ये स्टॉक क्या है। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो के हमको सेकंड पार्ट में चलना पड़ेगा। हर एक चीज़ के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर के। और सबसे अच्छी चीज़ स्टॉक को लेकर के मुझे लगती है वो है इनके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दोस्तों। तो प्रोज कॉन्स तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलते दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों एक फाइनेंशियल आप कह सकते हैं आउटलुक देखते हैं छोटा सा। कंपनी की मार्केट कैप 7,000 करोड़ से ज़्यादा की है। करंट प्राइस ये 39.2 में ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि इसका जो 52 वीक हाई रहा है लगभग 44.7 से आप कह सकते हैं 10-12% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। और 52 वीक लो जो 28 रुपये रहा है उससे आप कह सकते हैं थोड़ा ऊपर है, यानी बहुत ज़्यादा 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं है और ना 50 लो के आसपास है। मीडियम में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस स्टॉक का जो 41 रुपीज़ और 30 पैसे के आसपास जो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट था वो टूट गया है। और जो 40 रुपये का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है उसके नीचे भी ये स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है? तो ये एक इसे थोड़ा सा वीक बनाता है स्टॉक को। और आप देखिए अब इसके लिए जो 40 रुपये का है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगी। बात करें स्टॉक की पी की, 19.8 पे ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री की भी कितनी 32, उससे आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्टॉक आप कह सकते हैं सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू में देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा एक्सपेंसिव मिले। मोर देन 3 टाइम्स पे स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं एक प्रकार से 4 टाइम्स के आसपास आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन आप अगर आगे चलेंगे ना, कंपनी लगभग 1.25% की डिविडेंड यील्ड देती है। आरओसी आरओई इसकी ठीक अच्छी खासी है दोस्तों। प्रमोटर की होल्डिंग तगड़ी भैया पीएसयू कंपनी है। और आप देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.47% पे ट्रेड कर रहा है। पेट्रोस्की स्कोर दोस्तों 6 है इसका, यानी जो फाइनेंशियल नंबर पे आ रहा है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से मैं देखूं तो 6 पेट्रोस्की स्कोर मुझे ख़राब नहीं लगता दोस्तों। कंस्ट्रक्शन कंपनी ऊपर से सरकारी कंपनी, मुझे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता दोस्तों, ठीक है? 3 साल का फ्री कैश फ्लो 132 करोड़ है, ठीक? तो आप तमाम जगह पे देखेंगे तो कंपनी एक अच्छी तरह आपको काम करती हुई दिखाई देगी, ठीक है? आप देखिए कंपनी क्या करती है, तो इंडिया के नवरत्न एंटरप्राइज दोस्तों ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंडर काम करती है। ये
तीन मेजर सेक्टर पे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। यानी ये देखिए लेमन लैंग्वेज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जी हाँ, जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है मेनली। ठीक है, तो एक साधारण भाषा में बात करें तो ये है। आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों, देखिए 25 मई की बात है, जय भानुशाली ने इसकी टारगेट प्राइस 47 रुपीज़ दी थी। यानी करंट जहाँ पे वो ट्रेड कर रही है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं मोर और लेस 18 to 20% के आसपास का आप कह सकते हैं आपको ये रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा करंट वैल्यूएशन से भी। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ भैया टारगेट की बजाय उसके पीछे का जो कारण है उस पर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से एक एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत शॉर्ट चर्चा है कंपनी के बैकग्राउंड की। तो देखिए ये एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है जो कि किस चीज़ में बिजनेस में है, पीएमसी यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं भैया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको उसको पूरा करके आपको सामने वाले को देना है। ठीक है, ये मोटा मोटी आप कह सकते हैं। और खास करके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये तमाम चीज़ें, फिर इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। हमको क्या देखना है आगे कुछ चीज़ों पे जहाँ पे हमको पता होना चाहिए। तो देखिए आगे देखिए द रियल एस्टेट बिजनेस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट और पीएसयू लैंड थ्रू अ जॉइंट डेवलपमेंट और लैंड बैंक बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल। यानी देखिए मेनली पीएसयू के ही कॉन्ट्रैक्ट से देती है। ठीक, आगे आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे द कंपनी इज लैंड पार्सल, कंपनी के पास बहुत सारे लैंड पार्सल हैं जो हर जगह फैले। कहाँ कहाँ भाई, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, कोच्चि, अलवर, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, पटना। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए मोस्टली जो सेंट्रल इंडिया के आसपास है ना, सेंट्रल थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया, उसके आसपास इनके पास काफ़ी अच्छे लैंड पार्सल दोस्तों। द कंपनी हैज़ अ वेरी स्मॉल प्रेजेंस इन ईपीएस बिजनेस वेयर इट अंडरटेक ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग सिविल कंस्ट्रक्ट वर्क इन पावर बीपीसी बीओपी स्पेस। देखिए जो ईपीसी है ना, आप कह सकते हैं इस स्पेस में कंपनी अभी उतनी ज़्यादा आई नहीं है। अब ईपीसी क्या होता है, आप देखिए ऊपर बताया था मैंने, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे मोस्टली बहुत बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं वो दिए जाते हैं। तो उस बिजनेस में भी कंपनी का उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए तो जो एनबीसीसी इज डिजिग्नेटेड एज द इम्प्लीमेंटेंसी एजेंसी फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट। ये आप कह सकते एक जगह इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी की तरह काम करती है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जो तमाम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स आते हैं, कैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक बहुत बड़ा काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी आप देखिए कंपनी के पास ना जो गवर्नमेंट के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आते हैं और ये उतने बड़े कॉम्प्लेक्स आपको प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे होंगे। यही कारण है कि कंपनी को जो ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं। ठीक है, तो इससे एक बात तो साबित है कंपनी को आने वाले समय कॉन्ट्रैक्ट तो मिलते ही रहेंगे। ठीक, और जो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से मिल भी रहे हैं और आने वाले समय से मिलेंगे भी। तो देखिए आगे है जो एनबीसी क्वार्टर 4 के नंबर आए वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस किया है जो एस्टिमेट किया गया था बाजार के द्वारा। क्यों, कंपनी क्या रिपोर्ट दिया है भैया, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। किस चीज़ में दोस्तों, सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, स्टैंडर्ड रेवेन्यू की 23.7%, एबिटा की 42.8% और पैट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ 11.5% का जंप है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था अन्य आप कह सकते हैं जो बाजार ने एस्टिमेट किया था उससे। ठीक, आगे आप देखिए लेकिन जो नेट प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था उसमें 20% गिरावट थी ईयर ऑन ईयर। और रीजन क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस ड्यू टू लोअर टैक्स प्रोविजंस इन क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 22। क्या था दोस्तों, जो 22 के क्वार्टर 4 के नंबर्स थे ना, वहाँ पे जो टैक्स प्रोविजंस थे वो काफ़ी कम थे और टैक्स इश्यूज के कारण आपको एक बड़ी गिरावट क्वार्टर 4 के इस बार के देखने को मिल रही है। बात करें मैनेजमेंट की तो उनका मानना है कंपनी ने लगभग 6,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पाए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 से 8,000 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 24 में। जिस तरह की बिड पाइपलाइन इनकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है अंडर पीएसयू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के तो कहीं कोई इशू नहीं है और बल्कि साल दर साल में आपको ये बढ़ती हुई ही दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग मोनेटाइजेशन पाइपलाइन in 7 GPRA projects, the company is targeting to award 12,000 15,000 of contract।
जी हाँ दोस्तों, कंपनी को लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये के कॉन्ट्रैक्ट, 12 से 15 हज़ार रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिलने की यहाँ बात कही जा रही है। ठीक है, तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ना कंपनी को कहीं से भी कोई भी आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट के इशू नहीं मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट के इशू नहीं है, ना ही कोई भी आप कह सकते हैं ऑर्डर इनफ्लो में कमी होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्जिन्स और अन्य चीज़ों की। तो देखिए, बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन शेड्यूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्जीक्यूशन, भैया अगर बात करें जो ऑलरेडी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट चल रहे हैं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ये मान रही है जो टारगेट रेवेन्यू बात करी वो लगभग 9,000 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पे और 11,500 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जहां पर एबिटा मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। रीजन ऑपरेटिंग लेवरेजिंग बढ़ने के कारण। बात करें गोइंग फॉरवर्ड की, तो वी बिलीव दैट द पेस ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द रियल एस्टेट इन द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड अवॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी अ की मॉनिटरेबल। बात करें कंपनी स्पेसिफिक की, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक रहने वाली है वो ये है, जिस तरह से जो मोनेटाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अवॉर्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट, जिस तरह से जो नए नए अवार्ड मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, वो किस तरह आगे बढ़ते हैं और रियल एस्टेट जैसे जैसे मोनेटाइज होते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी पैसे आने शुरू होते हैं। बेसिकली पैसे कब तक इनको मिलते हैं और नए प्रोजेक्ट जिस तरह अवार्ड हो रहे हैं उनकी पेस क्या रहती है, ये बहुत ज़रूरी देखना। और यही कारण है जो आप कह सकते हैं एंड अपग्रेड फाइनेंशियल 24-25 की अर्निंग एस्टिमेट को इन द रेंज ऑफ 7 to 11%। और देखिए, वी डाउनग्रेड टू रिड्यूस, जी हाँ, कोटक ने इसको रिड्यूस किया है 42 रुपीज़ में। ठीक है, आप जैसे फ्रॉम एड पोस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग रन अप इन द स्टॉक प्राइस। प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों, भाग बहुत चला है स्टॉक, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर स्टॉक कितना भी अच्छा हो, अगर तमाम पॉजिटिविटी, तमाम आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ें उसके स्टॉक प्राइस में प्राइस हो चलिए, तो भाई उसको मत खरीदो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक चीज़ आएगी और वो है गिरावट। और यही कारण है कि 44 के आसपास स्टॉक मुझे लेता हुआ बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ठीक, हाँ, करंट हिसाब से अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे, एक ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। अब बात कर रहे हैं भाई साहब कुछ मेन है हाईलाइट्स की। ठीक है, जो मेन चीज़ है, तो देखिए, मैं बात करें मैनेजमेंट की दोस्तों, जो मैनेजमेंट की बात की है, तो बात करें मैनेजमेंट की, तो जो आम्रपाली प्रोजेक्ट है दोस्तों इनका, वो लगभग 1750 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियल 23 की रेवेन्यू में एंड इज फुल इन स्विंग एज द कंपनी हैज अवॉर्डेड मोस्ट ऑफ द वर्क। द प्रोजेक्ट हैज 2000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू अनएग्जीक्यूटेड वर्क एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल 24। देखिए, आम्रपाली प्रोजेक्ट के अंतर्गत ना कंपनी को 1750 करोड़ पिछले क्वार्टर में मिला है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट होता है। और इतना ही नहीं, लगभग 2000 करोड़ रुपए के भी जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अनएग्जीक्यूटेड हैं, वहां से भी पैसे आने की जरूरत है। और द कंपनी इज टारगेटिंग एडिशनल ऑर्डर ऑफ 7 से 8 हज़ार करोड़ फ्रॉम आम्रपाली प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी जो आम्रपाली प्रोजेक्ट है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए इन द 7 GPRA प्रोजेक्ट, भाई साहब 7 GPRA प्रोजेक्ट बार बार आ रहे, क्या है ये है रीडेवलपमेंट ऑफ 3 कॉलोनीज इन दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की 3 कॉलोनी को रीडेवलप करना है। और इतना ही नहीं, द कंपनी हैज सोल्ड 7,000 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट इन नरोजी नगर एंड बैलेंस ऑफ 5,000 करोड़ प्रॉपर्टीज विल बी सोल्ड इन फाइनेंशियल 24। यानी जो 3 कॉलोनी से डेवलपमेंट करनी है, और वहां से भी आप देखें तो कंपनी के पास जो कंपनी बेच रही है उस हिसाब से काफ़ी पैसे आने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा है द कंपनी ऑल्सो स्टार्ट मोनेटाइजिंग द सरोजिनी नगर प्रोजेक्ट वेयर इट हैज़ मोनेटाइज 47 करोड़ ऑफ इन्वेंट्री फॉर अ टोटल ऑफ 1400 करोड़। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सेलिंग द एंटायर 1350 करोड़ और बैलेंस प्रॉपर्टी इन वन गो। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की मोनेटाइजेशन जारी है और वो जारी भी रहेगी। यानी तो मोनेटाइजेशन का इशू जो मैं पहले बता रहा था, शायद वो इस बार आते हुए नहीं दिखेगा। देखिए, याद रखिएगा, ये अभी फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं और करेंटली जब वीडियो बना रहे हैं चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अगर इसी तरह की चीज़ें चलती हैं आगे, मुझे ये लगता है काफ़ी अच्छी आपको रनअप स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देखें, बात करें पाइपलाइन की, प्रोजेक्ट की पाइपलाइन की नए, दैट इंक्लूड्स सेवरल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, बेसिकली आप समझ रहे होंगे एनबीसीसी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ना, उस पर बहुत ध्यान देती है। और इसमें क्या है,
जिसमें क्या क्या इंक्लूड है रियल प्रोजेक्ट में, फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पीसीएसयू, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, थोड़े बहुत इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी हैं। बात करें इन फाइनेंशियल 23 की, कंपनी ने लगभग 200 करोड़ रुपए की अपनी खुद की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन्होंने बेचे हैं और फाइनेंशियल 24 में लगभग 250 करोड़ की बेचने की बातें कर रहे हैं खुद के दोस्तों। बात करें कंपनी तो उसके पास 619 करोड़ का लैंड बैंक है और कंपनी कुछ नए प्लान भी बात करी प्रोजेक्ट लॉन्च करने कहा पटना, कोयम्बटूर और जयपुर में दोस्तों। ठीक है, यानी खुद के प्रोजेक्ट भी एनबीसीसी बेचती है। तो यानी आप देखें अभी तक और फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेकर के कहीं कोई इशू नहीं है और इसीलिए बाय ऑन डिप्स के लिए मुझे एनबीसीसी अच्छा स्टॉक लगता है। और मुझे पर्सनली पूछेंगे 35 के नीचे स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और 30 के आसपास फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस स्टॉक एक काफ़ी अच्छी बाइंग आपको दे सकता है, लेकिन वहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं पता दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आउटलुक की और की रिस्क की। तो देखिए एनबीसीसी के पास ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन ऑर्डर बुक की लगभग 45,000 करोड़ की, जो इसे रेवेन्यू विजिबिलिटी देते आने वाले 4 से 5 सालों में। जी हाँ, जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है 45,000 करोड़ के आसपास की, 4 से 5 साल तो इनके पास प्रोजेक्ट हैं ही। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। इतना ही नहीं, बात करें कंपनी रिपोर्ट की, रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन ना दोस्तों इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज द की एज दीज प्रोजेक्ट वर्क ऑन द सेल्फ फंडिंग मॉडल। जो रियल एस्टेट में मोनेटाइजेशन जो चल रहा है दोस्तों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ये सबसे अच्छा मॉडल अभी तक निकल के आया है टू जनरेट रेवेन्यू, टू कलेक्ट रेवेन्यू दोस्तों, क्योंकि एक सेल्फ फंडिंग मॉडल में चलता है। आप देखिए मैनेजमेंट इस बात को लेकर पॉजिटिव है, जो लगातार ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मोनेटाइज कर रही है। ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट, और एक पिकअप की भी ये बात कह रही है दोस्तों इन अवॉर्डिंग न्यू प्रोजेक्ट। वी बिलीव पिकअप एंड अवॉर्डिंग विल ड्राइव रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि कंपनी की जो आप कह सकते हैं अवार्ड विनिंग चीज़ें अच्छी हैं, जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत शायद देखने को मिली वो है मार्जिन्स में। ठीक है, लेकिन अवार्ड को लेकर के चीज़ें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से कंपनी चल रही है, अगर चलती रहती है, मुझे ये लगता है आने वाले 2 से 3 सालों में दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है। और प्लस अगर मैं फिर कहूँगा, अगर मोदी गवर्नमेंट आती दोस्तों नेक्स्ट ईयर में, तो एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक इस स्टॉक स्पेसिफिक का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको पता है भैया बीजेपी की आप कह सकते हैं प्लस और माइनस कह सकते हैं, बट जिस प्रकार की इंफ्रा में बीजेपी ध्यान देती है, बहुत कम सरकारें हैं जो ध्यान देती होंगी। ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, आगे चलते हैं। की रिस्क क्या भैया? तो देखिए रिकमेंडेशन आर डिले इन मोनेटाइजिंग रियल एस्टेट, जो इसकी बहुत बड़ी बैकबोन है दोस्तों। लगातार जो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, खुद के प्रोजेक्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मोनेटाइज कर रही है, उसमें अगर देरी होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नए प्रोजेक्ट अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर कोई प्रोजेक्ट अगर बड़ा कैंसिल होता है तो यहाँ पे एक झटके मिल सकते हैं। तो देखिए ये तो ना आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में हमेशा रहेगी। अरे भैया आप कहेंगे कि भाई मैम खाने पीने की चीज़ों में अगर गिरावट होगी तो एचयूएल जैसी कंपनी में भी गिरावट होगी। बट हाँ, अगर नॉर्मल टू स्लाइटली निगेटिव सिनेरियो की बात करें तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और एक काफ़ी अच्छा रनअप अपने निवेशकों को आने वाले 2 से 3 सालों में दे सकता है। बट मैं कहूँगा इसे बाय ऑन डिप्स की स्टार्टिंग में रखिएगा और बहुत बड़ा निवेश एक साथ करने से अभी इसमें बचिएगा दोस्तों। तो ये मेरी पर्सनल राय थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।